नमस्कार साथियों, आज फिर से किसानों के मुद्दे पर आपसे जुड़ रही हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि हमारे किसानों को हमारा साथ चाहिए और केवल कह देने भर से साथ नहीं हो जाएगा। उनके मुद्दे को समझने की आवश्यकता है, तभी आप उनके मुद्दों के बारे में बोल सकेंगे। मैं देख रही हूँ आजकल टेलीविज़न चैनल्स पे और बहुत सारे दल के जो विपक्षी नेता वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब जो अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो किसी चीज़ के बारे में तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और हम सब पढ़ सकते हैं, हम सब स्टडी कर सकते हैं। और ये काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप लोगों को जागरूक करूं ताकि आप लोगों की बातों का जवाब दे सके। लोगों की कौन सी बातों का जवाब देने की आवश्यकता है आप इस वक्त बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग मानते क्यों नहीं मानते आप लोग। आज एक चैनल पर डिबेट हो रही थी, वहां पे भी मुझसे ये पूछा गया। मुझे तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो थी उन्होंने कहा कि आप पहले जाइए और लॉ पढ़ लीजिए। मतलब कमाल की बात यह है कि खुद तो पढ़ा नहीं, आप दूसरे को बता रहे हैं कि पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने अभी भी मैंने अपने कंप्यूटर पे खोल रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें जाननी चाहिए। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, बिहार वाली वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रमित करा जा रहा है, एमएसपी नहीं हटी जाएगी। और जानते हैं 1 सितंबर से जो खरीफ की जो फसल है उसकी जो एमएसपी है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 22 जो क्रॉप्स हैं, 22 जो हमारे फसल है उनके बारे में। लेकिन अब कमाल की बात सुनिए, हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उनका मैं नाम भूल जाती हूँ, तोमर जी है, अब नरेंद्र तोमर है या नरेश तोमर है, मुझे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र नाम से मुझे कभी कभी लगने लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए। तो खैर मैं आपको बता दूं कि इनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर ही है। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर। तो झूठ बोलना तो इनसे एक्सपेक्टेड होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताइए। झूठ कौन बोलता है? जिसका नाम नरेंद्र है और सरकार में बैठा है वो झूठ ही बोल रहा है आजकल। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है और एमएसपी रहेगी, और मैं सबको कह रहा हूं। तो आप क्या प्रधानमंत्री जी के कहने पे भरोसा करेंगे या इस बात पे भरोसा करेंगे जब वो लिखित में आए? क्यों आए? देखिए, आज नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज नहीं कल का एक इंटरव्यू है, आप लोग भी अवश्य पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी भ्रमित करने वाली बहुत सारी झूठी बातें भी करी हैं। उन्होंने कहा है कि ना पहले कभी किसी कानून में एमएसपी रहा ना आज। पर आप मुझे बताइए, व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्थाओं से कानून बनता है ना। अगर कोई व्यवस्था ठीक चल रही है तो क्या आपको कानून को बदलने की आवश्यकता है? तो मैं आपको बता रही हूं कि ये आप जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या है। और आपको मतलब मैं किसानों से बात करती हूँ, मैं इन कानूनों को पढ़ती हूँ, तब जाके समझ में आती है बहुत सारी बातें जो शायद आप और मैं ना समझ पाए। आपको बता दूँ कि भारत का जो मध्यम वर्ग है और गरीब वर्ग है, उसने क्या सोचा था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे? जानते हैं, उन्होंने सोचा था कि अरे अब जो है अब हमारे दिन बड़े अच्छे आएंगे। यही बोला था ना हमारे प्रधानमंत्री ने कि अच्छे दिन आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो बड़े लोग हैं उनके पास बड़ा सारा काला धन जमा हो रखा है, इसलिए मैं उस काले धन को निकाल लूंगा। और वो काला धन जो है कैसे समाप्त होगा, याद है आपको? नोटबंदी से। तो नोटबंदी उन्होंने करी और फिर लोगों को लगा कि इससे सारा काला धन आ जाएगा, देश का भला होगा, हमारा भी भला होगा। गरीबों ने सोचा कि सबकी जेबों में, सबकी बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि अब तो मोदी जी जो है वो जन धन योजना ला रहे हैं और बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। पर आए क्या आपके ये 15 लाख रुपए? नहीं आए। अब मैं आपको बताऊं कि जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उन्होंने सोचा, इन्होंने फिर एक दिन आके कहा कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, इसलिए मैं ला रहा हूं जीएसटी।
तब मध्यम वर्ग के लोगों ने और गरीब लोगों ने क्या सोचा, अरे बढ़िया हो जाएगा, टैक्स चोरी करते हैं ये पैसे वाले लोग, तो इनसे टैक्स आ जाएगा और देश की बड़ी तरक्की होगी, और जब वो टैक्स भरेगा तो देश की तरक्की होगी तो मेरी भी तरक्की होगी और मेरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मेरे जीवन के हालात बदल जाएंगे। यही सोचा ना हर गरीब ने, हर मध्यम वर्ग के इंसान ने सोचा, और अधिक से अधिक तो यही है हमारे देश में। रीढ़ की हड्डी जो है और हमारा जो खून पसीना है वो लगा हुआ है देश की सेवा करने के लिए। कौन है हमारा खून, हमारा पसीना? हमारे किसान, हमारे मजदूर और जो छोटे व्यापारी हैं जो काम करते हैं, जिनको बेशर्मी के साथ आज बिचौलिया कहा जा रहा है, उनको गांव में आढ़ती कहते हैं और बड़ी इज्जत से उनकी बात करी जाती है। अब देखिए कि जब आम जनता ने सोचा कि अब तो जो हमारा ये उद्योगपति है ये लाइन पे आ जाएगा क्योंकि जीएसटी बढ़ेगा, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं। और जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकारों का है हिस्सा, उसको भी ये सरकार नहीं दे रही क्योंकि उन्होंने अपनी अंटी में भर लिया। और आप सुन लीजिए कि अब जो गरीब और मध्यम वर्ग का इंसान है वो क्या कह रहा, इसने तो अब हमारा ही इलाज करके रख दिया भाई। इसने क्या क्या कहा था, अब ये इस तैयारी में है कि हमें कैसे गिरवी रखे, हमें बड़े उद्योगपति उस बड़े व्यापारी की आड़त पे जाकर ये बेच रहा है, हमें ये गिरवी रख रहा है। इससे ऐसी उम्मीद थी क्या? इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसने कहा था कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। तो हर इंसान ने सोचा, हर भारतीय ने सोचा, खास करके मध्यम वर्ग और गरीब इंसान ने, कि ये गरीब घर से आया है तो गरीब का दर्द समझेगा। मगर ये बात तो साफ हो गई है कि गरीब का दर्द केवल वो समझ सकता है जिसके अंदर संवेदनशीलता हो, जो दूसरे के दर्द को समझना चाहता हो। जो केवल अपने लिए करता हो उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपकी सुनता भी नहीं। साथियों, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आपकी बातों को कोई महत्ता नहीं देते या आपकी कोई बात नहीं सुनते। ये वो करना चाहते हैं जो ये कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप वो करें जो वो चाहते हैं। तो क्या आप इस तानाशाही में रहना चाहते हैं? क्या आप और भी बड़े गुलाम बनना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के समय में? ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्याय है। केवल एक व्यक्ति इस पार्टी में आज पार्टी के बदौलत घूम रहा है, मगर पार्टी जो है इन्हीं के नाम से चल रही है। तो आपको भी ये सोचने की जरूरत है। मैं आपको परिभाषा बताना चाहती हूँ व्यापारियों की। एक छोटा व्यापारी होता है और एक होता है बड़ा व्यापारी। जानते हैं, छोटा व्यापारी गांव की भाषा में बता दूं, कोल्हू का व्यापारी होता है। मैं गन्ने की खेती के बारे में जानती हूँ, इसलिए उसके बारे में बता रही हूँ। एक होता है मिल और एक होता है कोल्हू। मिल वाला जो होता है वो बड़ा व्यापारी होता है। अभी तक ये सरकारी मिलें हैं, और सरकारी मिल जो है वो बड़े व्यापारी की तरह है, और जो छोटा व्यापारी है वो कोल्हू चलाता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी किसान भाई मेरा वो कोल्हू पे जाके अपनी फसल क्यों डाल के आता है, मिल पे जाके क्यों नहीं डाल के आता है, जबकि बड़े मिल मालिक को ये जो उसका पैसा है उसको रिलीज करना होता है। जानते हैं आप कि गन्ने की फसल का जो पैसा है उसका भुगतान 14 दिन के अंदर करना होता है, और 14 दिन के अंदर ना करा जाए तो हर दिन 15% के हिसाब से ब्याज लगना होता है। परंतु आप मुझे बता दीजिए कि ऐसा हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे किसान भाई अगले साल की फसल को बोने की तैयारी कर रहे हैं, और पिछले साल की जो फसल है उसका भुगतान अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो किसान भाई है वो इस छोटे व्यापारी के पास क्यों चला जाता है, कोल्हू पे जाके अपना माल क्यों डालता है, क्योंकि वहां से उसको हाथ के हाथ पैसे मिल जाते हैं। भले ही 1 या 2 पैसे कम मिल जाए, मगर मिल जाते हैं, और वो अपने अगली फसल की तैयारी कर लेता है। आप मुझे बताओ कि ये वाले जो हमारे मिल मालिक हैं, इनका भी अचार डालेंगे क्या हम, इस बड़े व्यापारी का? अब इससे भी बड़ा व्यापारी आने वाला है, उसका क्या अचार डालेंगे? वो तो साइलों में तुम्हारा जो गेहूं है, धान है, फसल है, उसे भर के संभाल के रख लेगा, मगर आप क्या करेंगे सोचिए। आप मुझे बताइए कि जब आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको उस वक्त इलाज चाहिए या बाद में इलाज चाहिए? उसी तरह से पैसा उस वक्त चाहिए किसान को जिस वक्त उसे उसकी जरूरत है अगली फसल बोने की, और जो भी उसकी दिक्कतें हैं उसके लिए।
कि वो उस समय का इंतजार करेगा कि कब मिल मालिक पैसा देगा, तब वो अपने खेत को जोतेगा, तब उसमें खेती करेगा, उसमें बोएगा। तो ये सारी जो बातें हमें बताई जा रही हैं, आपको बता दूं कि आज जिस चीज की जरूरत है उसको आज ही मिलना चाहिए, क्योंकि तबीयत अगर खराब हुई है आज तो कल उसका इलाज मिले इसका कोई सेंस नहीं है। और इसीलिए हमारा जो किसान है वो मजबूरी में काम करता है, अपने फसल को जो है मिल में दे के आता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पैसे एकदम रिलीज नहीं होंगे। तो अगर ये ऑप्शन आढ़ती का है तो इस ऑप्शन को रहने देना चाहिए ना। आज बड़े कान में बड़ा मतलब दर्द हो रहा है सुन सुन के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिचौलिए कर रहा है। मेरे किसान भाइयों से पूछिए और वो बताएंगे कि इन आढ़तियों के साथ इनका कैसा रिश्ता है। ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप बताइए, आज सरकार कह रही है कि हमने जो कर दिया तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, उसको सुनो। अरे भाई, ये किसान भाई कह रहे हैं हमें तुम्हारी ये व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है। भाई ये किसान इकलौता वो खेत बनाने वाला, हमारे को अन्न देने वाला व्यक्ति है जो अपनी फसल के दाम खुद तय नहीं करता। जब हम कुछ बना के बेचते हैं तो हम खुद तय करते हैं ना कि उसे किस दाम में बेचेंगे, मगर हमारा किसान कभी भी अपनी फसल के दाम आज तक तय नहीं कर पाया। आप मुझे बताइए कि ये जो है ये खाद और पानी से बनी हुई फसल नहीं होती है, ये मेरे किसान भाई के खून और पसीने से सींची हुई फसल होती है जो आप तक और मेरे तक पहुंचती है। और जहां तक पैसे हैं, पैसे के लिए कहां तक भागेगा इंसान? आप मुझे बताइए, जब बड़ा व्यापारी आ जाएगा तो उससे अपने पैसे निकलवाने के लिए कहां तक भागता रहेगा हमारा किसान? नहीं भाग पाएगा। समय से भुगतान जब सरकारी मिल नहीं कर रही है तो ये तो ऐसा व्यापारी होगा जो बैठा होगा गुजरात में, और मेरे किसान भाई जो बिहार में या पंजाब में बैठे होंगे वो पैसा कैसे निकालेंगे? इसीलिए आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जो इतना बड़ा आज चक्का जाम और कर्फ्यू किया हमारे किसान भाइयों ने, वो बहुत सफल रहा। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए आपका पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में फिर आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ तो सड़कें जैम हो गई थी। चाहे मेरठ को देख लीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर को देख लीजिए, बुरी तरह से चक्का जाम था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बल प्रयोग किया पुलिस ने, मगर अधिकतर जगह जो मैंने देखा वो यही देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कि जो पुलिस है वे भी संवेदनशील थी और वे भी मानती है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को दोष दे रही है, इसका मतलब है आप समझ गए कि कांग्रेस जो है वो आपके साथ खड़ी हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। मगर हम तो सदैव से आपके साथ खड़े हैं। हम उनकी तरह बखान कभी नहीं करते, हम उनकी तरह झूठ कहकर आपको भ्रमित नहीं करते, मगर हम सदैव आपके साथ रहे हैं। जिस देश में एक सुई नहीं बनती उस पर दोष लगाया भारतीय जनता पार्टी ने कि इन्होंने 70 साल में क्या किया। खैर 70 साल तो नहीं, मगर जितने भी साल किए हमने केवल देश को बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति और देश के विकास के लिए काम किया। और जिस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, हम सचमुच में आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़े थे, बल्कि आत्मनिर्भर बन गए थे। ये तो आज है कि उस बिगड़ैल बेटे की तरह, उस अच्छे खाते पीते घर के बिगड़े हुए बेटे की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी हर संपदा को बेचने पे तुले हुए हैं। हमारे जो संसाधन है, मानव संसाधन, उनकी इज्जत वो नहीं कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं सब कुछ। और वो आपको बताते रहे कि कांग्रेस ने क्या किया इतने वर्ष। तो केवल कांग्रेस नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी एक सरकार आई है और उसके अलावा भी और सरकारें आई हैं। और मैं सभी को इस बात का क्रेडिट देना चाहती हूँ कि सभी ने अपने अपने स्तर पे जो वो कर सकते थे देश हित में किया। मगर ये सरकार जो है ये ना देश हित में सोच रही है, ना जनहित में, ना किसान के बारे में सोच रही है, ना नौजवान के बारे में सोच रही है, ना महिलाओं के बारे में सोच रही है, ना बच्चों के बारे में सोच रही है। कैसे सोचेंगे? जो परिवार के साथ जुड़ा नहीं रहा, जिसके घर में पत्नी ना हो, जिसके घर में बहन बेटी बच्चे ना हो,
हो, जिनके साथ वो कभी रहा नहीं, जिसे अकेले रहने का शौक है, जो चाहता है कि झोला लेकर एक दिन वो चला जाए, वो आपकी और मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो देश के बारे में क्या सोचेगा, वो केवल अपने ही बारे में सोचेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने जो बहुत सारी बातें करी हैं, इनके मुंह पे आज बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है। कैसे पड़ा है? क्योंकि आज भारतीय किसान यूनियन और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि करीबन 31 ऐसे संघ थे जिनके बुलावे पर आज का बंद ऑर्गेनाइज किया गया और ये बहुत सक्सेसफुल था। पर मैंने आपको कल या परसों भी कहा था कि इसके बारे में कोई टीवी चैनल आपको दिखाने वाला नहीं है और पूरा दिन ये दीपिका पादुकोण करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, मैं दीपिका पादुकोण के बारे में भी अगर बात करूं, जो सरकार का विरोध करता है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र है, इन्हें शर्म नहीं आती। आप देखिए कि किस प्रकार से एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने कहा था और ये उम्मीद जाहिर करी थी कि किसी दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। फिर वो जेएनयू के छात्रों के साथ एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए उनके साथ उनका समर्थन देने के लिए उनके बीच में जाके खड़ी हुई, वो तस्वीरें वायरल हुई और आज ये सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। पर आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, रिपब्लिक टीवी के पत्रकार वही जो कभी साइकिल में चल के कूद फांद के पूरा बंदर का खेल दिखाकर मदारी उनका बैठा रहता है टीवी स्टूडियो पर, उसमें भी कूदता रहता है, तो उसे पता ही नहीं कि उसे मदारी बनना है या बंदर बनना है। मगर उसके रिपोर्टर को दूसरे रिपोर्टर्स ने मुंबई में उठा के पीट डाला। ये तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, मैंने डाली भी है अपने दूसरे वाले फेसबुक पेज पर। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जो किसान भाई हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आज विरोध किया, पंजाब में ये विरोध बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। आपको एक खबर और बताना चाहती हूँ जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स ने आपको बताया नहीं। कुछ दिन पहले एक किसान और 65 वर्ष के किसान थे, वे बैठे हुए थे बादल जी के घर के बाहर, अकाली दल के जो हैं, और वे प्रोटेस्ट कर रहे थे इन तीनों कानूनों का, और उन्होंने जहर खा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बताया कि उन्होंने जहर खा लिया। बताइए, उनकी मृत्यु हो गई। और क्या ये सही है? क्या लोगों से बात नहीं करी जानी चाहिए? मैं बताना चाहती हूँ आपको, नरेंद्र सिंह तोमर इस सरकार के कृषि मंत्री हैं। कितनी बेशर्मी की बात उन्होंने करी है। आप देखिएगा उस इंडियन एक्सप्रेस के जो मतलब इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये नहीं बदला जाएगा कानून, हम किसी से बात नहीं करेंगे और एमएसपी को इसमें इंक्लूड करने की बात हम नहीं करेंगे। आप जाइए और विश्वास करिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो बहुत बड़े झूठे हैं। आप तो गए थे रेलवे के कर्मियों के बीच और उनको आपने कहा था कि रेल का निजीकरण नहीं होगा, और लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बातों में मत जाइएगा, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अरे आप कौन है? आप प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। क्यों साथियों, क्या मैं गलत कह रही हूं? ये आज प्रधानमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आज ये सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं होंगे। इन्होंने कोई अमर होने की जड़ी बूटी तो खाई हुई नहीं है कि ये मतलब हम सब मर जाएंगे, ये जीते ही चले जाएंगे भाई। और सत्ता में भी सदैव तो नहीं रहेंगे ना, सत्ता में तो जनता है जो चुन के लाती है। ईवीएम का खेल आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, एक और आपको बताऊंगी कल मैं बात कि कितने लोगों ने इन्हें वोट दिया। याद रखिएगा कि देश में 130 करोड़ जनता है, तो 33 करोड़ नहीं, 23 करोड़ से कुछ ज़्यादा लोगों ने ही इन्हें वोट दिया है। तो हर एक ने नहीं दिया इनको वोट, मगर इनकी जो आईटी सेल है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है लोगों को भ्रमित करने में। और इनके नेता भी झूठ बहुत बोलते हैं, भ्रमित बहुत करते हैं। इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। जैसा ये कह रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि लोगों की बातों में मत जाइए। आज मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये क्यों कहना पड़ा कि आप लोग गाँव जाओ, आप लोग लोगों से मिलो और लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ कि ये कानून माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए? आपको देश की जनता की बात को मानना पड़ेगा, आपको देश के विपक्ष की बात मानना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको देश के किसानों की बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि लोगों को मनवाओ कि जो मैंने कह दिया वो करना है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो ये कहना चाहता है कि जो मैं कहता हूं उसको लोगों को जाके मनवाओ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता
कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कम, गुलाम ज्यादा है, भक्त भी गुलाम ज्यादा है। इसलिए आप एक चीज को समझ के रखिए, हमें कितना भी प्रताड़ित किया जाए, हमारा उत्पीड़न कितना भी होता होगा, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जिस प्रकार से ये गुलामी कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाओ और लोगों को कहो इसको मानेंगे। अब मैं आपको इनकी कई झूठ हैं वो भी बताऊंगी धीरे धीरे करके, मगर आप मुझे बताइए कि ये प्रधानमंत्री कौन से हैं? ये वही प्रधानमंत्री है ना जो आज कुछ कहते हैं और फिर कुछ कहते हैं। याद करके देखो, इन्होंने जब 370 हटाया था तो हमने क्या सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कश्मीर में। मैंने भी यही सोचा था, आपने तो सोचा ही होगा, मैंने भी यही सोचा था। मगर आप देख लीजिए 1 साल से ज्यादा हो गया है, वहां के लोग अभी भी आराम से बाहर नहीं आ पा रहे। वहां पे भी कई तरह के उनके ऊपर जो है कई तरह की चीजें लगा के उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। उनके नेता बाहर नहीं आ पा रहे। भाई अगर आप सचमुच में सक्षम होते तो लोगों को अपनी तरफ अब तक कर चुके होते। और क्यों नहीं आना चाहेंगे लोग हमारी तरफ? अगर जो भारत का है वो भारत में रहना चाहेगा ना। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं आप फेल हो गए वहां पर भी। मगर मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं बात क्या करना चाहती हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जब आके संसद में ये अनाउंस कर दिया कि 370 हट रहा है, तो उसमें फिर प्रधानमंत्री जी भी क्या कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी को तो करना ही पड़ेगा ना। उनके गृह मंत्री ने अगर कह दिया, समझ के देखिए आप बात को। आजकल गृह मंत्री जी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? कहाँ बैठा दिया गृह मंत्री जी को? पहले तो मैंने आपको पिछले साल के अगस्त में 1 साल पहले आपको कहा था कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपस में खटर पटर चल रही है। उसके बाद आप देखिए एनआरसी और सीए के बारे में वो कह रहे हैं कि आएगा, एनआरसी भी आएगा, सीए भी आएगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। तो मुझे एक बार को विश्वास भी हो गया था कि शायद प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। मगर फिर उसके बाद मुझे वो वाला वीडियो दिखाई दिया हमारे गृह मंत्री का, जो क्रोनोलॉजी समझो कह रहा था। फिर मैंने कहा मतलब इसमें ना इधर हूं मैं ना उधर, पर मैं ये कह रही हूं कि झूठ नहीं था, ये झूठ था। मैं जिस बात को आपको बताने की कोशिश कर रही हूं, हर जगह पे झूठ फरेब ये हो रहा है हमारे साथ। हमारे को सच्चाई के साथ कुछ नहीं बताया जा रहा, जबकि हम हैं इस देश के मालिक। ये तो केवल सेवक हैं, इन्हें तो सेवा करनी चाहिए लोगों की। लोकतंत्र है तो आपकी और मेरी बात को रख के इन्हें कानून बनाना चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं ये कानून पहले बना देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई अब तुम मान लो इस बात को। अब ये कह रहे हैं सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, कि जाओ गुलामों, जाओ और जाओ लोगों को समझाओ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? उनकी और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी अपनी बहनों और भाइयों को ये कहना चाहती हूँ, उनसे जानना चाहती हूँ कि आप क्यों अंधे हो रहे हैं? आप भी तो समझिए, देश हित में जो है आप उसका साथ दीजिए। अपनी पार्टी को समझाइए कि हमारे किसान भाइयों से बात करें। हम कोई आर पार की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते आपसे। आर पार की लड़ाई तो आप हमसे लड़वा रहे हैं। हम तो आपके साथ रहकर मिलकर देश को चलाना चाहते हैं। अगर हम विपक्ष में हैं तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है आपके झूठ से, आपके फरेब से, आप जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न करते हैं उससे। आप देखिए कि किस प्रकार से पहले सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चला, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती का मैटर, जगह पे जिसने भी इनका साथ नहीं दिया उसके पीछे धर पकड़ कर रहे हैं ये। और आपको बता दूं, वही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, भाई भारत में इस वक्त 2 चीजें गिर गई। पहली जीडीपी गिरी और अब जो है बिहार के डीजीपी भी गिर गए। कैसे? क्योंकि बिहार के डीजीपी जो हैं उन्होंने वीआरएस ले लिया है और जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं अब वो किस चीज को भुनाने वाले हैं? वही जो उन्होंने किया था मुंबई में जाकर। तो ये आपको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। और हम अगर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी सरकार से डिमांड करेंगे कि नहीं, आपको देश को लोकतंत्र की तरह ही चलाना पड़ेगा, अपनी तानाशाही बंद करिए, लोगों की आवाज सुनिए, लोगों को साथ लेकर चलिए। प्रधानमंत्री जी अगर सबको कहेंगे कि जाओ, मैंने तो कानून बना दिया, अब जाओ लोगों को समझाओ, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि आप लोग भी डरिए मत, अपनी आवाज को बुलंद करिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिएगा। आप लोग कृपा करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरह मत बनिएगा। अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखिए। स्पीक अप इंडिया। और अपनी बात रखने का अधिकार हमें देश का संविधान देता है।
आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो किसान भाई हैं उनका जो चक्का जाम था वो सक्सेसफुल रहा, मगर मुझे साथ में इस बात का दुख है कि मेरी चुनी हुई सरकार जो है वो मेरे किसान बहनों और किसान भाइयों की बात सुनना नहीं चाहती। जो वो कर रही है उससे आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा किसान भाई हमारे जो हैं वो आत्मनिर्भरता नहीं, जैसा कि आज मैंने कहीं पे कहा, आत्मनिर्भरता जो है वो पर्याय बनने वाली है आत्महत्या का। क्योंकि जब सरकार आपको अच्छी सुविधा नहीं देगी, आपकी बात नहीं सुनेंगी, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे या नहीं? आप मुझे बताइए, घर में ही, परिवार में ही जब आप कुछ बात कहना चाहते हैं, आपकी बात को रखा ही ना जाए, तो आपको कैसा लगता है? किस दौर से आप गुजरते हैं? समझ रहे हैं ना? मैं उसी बारे में बात कर रही हूं। पर अपने किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करिए। भारतीय किसान यूनियन और जितने भी संघ थे उन सब के साथ हम खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। अपनी भाषा का ध्यान रखिएगा, जो गलत भाषा का इस्तेमाल करे उधर ध्यान मत दीजिए, वो ट्रोल है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। 5-5 रुपए के कमेंट वो करते हैं ताकि उन्हें आईटी सेल पैसा दे। हाँ, देश हित में सोचेंगे, देश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखेंगे और हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाएंगे, हर उस व्यक्ति को उसका अधिकार दिलवाएंगे जो इस देश का वासी है और जिसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। स्पीक अप इंडिया। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।